कर दूंगा, ठीक है। हमने बात की थी, और मैं लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस स्लाइड इफ आई मे। अगर मैं इसको भी यहाँ पे कहीं डाल दूंगा सामने स्लाइड, क्योंकि ये यहाँ पे आ गई है स्लाइड। गोइंग बैक टू, अच्छा बाय द वे मैंने दोबारा एक बात रिपीट कर दूं कि जो मैंने स्लाइड्स शेयर की हुई है ना, पीडीएफ ऑफ द स्लाइड, वो मैंने स्लाइटली अपडेट किए हैं। अगर आप वो देख लें तो अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं तो वो दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं की तो बी प्लीज अवेयर के द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद हो। हमने बात की थी कि हम लोग असेंबली का कोड लिखते हैं, असेंबलर के थ्रू पास करते हैं। असेंबलर क्या प्रोड्यूस करता है? हेक्स फाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इफ आई गो टू दिस डायग्राम हियर, ठीक है, इस पर मैं फोकस करता हूँ। नजर आ रही है आपको सबको? ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं अगर कहूँ, मैं ड्रॉ करूँ इसको, ठीक है। फर्स्ट करें कि मैं असेंबली का कोड लिख रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ जी। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आपको याद होगा कि हमारे पास तीन किस्म की मेमोरीज हैं, ठीक है। एक हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, ये फ्लैश रोम है। एक हमारी ये जो है, ये हमारी एस रैम है, ठीक है। और मेरे पास ये है ई प्रॉम है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब कर रही है, ई प्रॉम, ठीक। तो जब मैं असेंबली का प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, असेंबली का कोड लिखा, इस पर लाइंस ऑफ कोड है, और ये असेंबली लैंग्वेज में है जो कि क्लोज टू इंग्लिश है, ठीक है। इस चीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ टू मशीन कोड, ठीक है। जब मैं इसको असेंबल करता हूँ तो ये मशीन कोड बन जाती है, ठीक है। इसको आप डॉट हेक्स फाइल भी कहते हैं, ठीक। ये जो मेरा मशीन कोड है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है? प्रोग्राम मेमोरी में जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? और हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि हम ये भी डिसाइड यानी कि डिक्टेट कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम मेमोरी में किस जगह पे मेरा प्रोग्राम जाए, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे आप बता सकते हैं, अगर समझ आ रही तो आप कह सकते हैं बीच में कि समझ आ रही है, ठीक है। एडिशनली अगर मैं चाहूँ तो आई कैन राइट सब, अगर तो मुझे क्या करना होता है कि ये जो प्रोसेस है असेंबली से मशीन कोड तक का सफर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको किसके थ्रू? असेंबलिंग कहते हैं, या ये असेंबलर के थ्रू जाता है, ठीक है। और फिर हम इसको, ज़बान ज़्यादा आम जो चीज़ है वो ये है कि इसको बर्न करना या स्लैश राइट करना, ठीक है, ऑन टू द प्रोग्राम मेमोरी। जो मेरा कोड होता है वो प्रोग्राम मेमोरी में जाता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो आई कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली टू द EEPROM, एंड आई कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली टू डेटा रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स या मेमोरी, लेकिन हम अभी देखेंगे। तो आई होप कि अभी तक बात आपको क्लियर है कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो ये अब मेरा कोड है, इस जगह पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और ये मेरी प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है। लेट दिस बी द प्रोग्राम मेमोरी, और लेट एवरी
location have an address, ठीक है, and so on and so forth, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। हर लोकेशन का एक एड्रेस है और मेरे पास इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा पड़ा हुआ है, प्रोग्राम पड़ा हुआ है। अब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, हमने ये ऑलरेडी, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि ये आपकी प्रोग्राम फाइल है जो कि असेंबलर के थ्रू गुजरती है और यू जनरेट समथिंग एंड यू गेट दिस कोड। हमने लास्ट टाइम बात की थी एडिशनली कि हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं असेंबलर डायरेक्टिव, ठीक है। असेंबलर डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ उसमें ये जो प्रोग्राम है ये असेंबलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ, इस कोड में अक्सर चीजें जो है मेरी, वो उनका ताल्लुक ISA से है, ठीक है। अक्सर चीजों का ताल्लुक जो है वो किससे, ISA क्या होती है, कौन बताएगा? हमजा आप बता दें ISA क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिनका ताल्लुक असेंबलर से, ठीक है। तो ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको असेंबलर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो एक रिजल्टेंट चीज बनेगी, तो उसके बाद जो हेक्स फाइल बनेगी उसके अंदर कोई भी असेंबलर इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगा, उसमें सिर्फ ISA होगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि जो हेक्स फाइल है इसको आपने क्या करना है आगे, इसको बर्न करना है, इसी को बर्न करना है या आपने राइट करना है टू योर कंट्रोलर, तो इसके अंदर प्योरली ISA होगा। लेकिन ये जो असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं ये आपके असेंबलर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। हमने इसकी एक मिसाल दी थी, हमने कहा था कि अगर आपको याद हो कि अगर मैं अपने कोड के अंदर, फर्ज करें कि मेरा कोड है, ठीक है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको ना उससे एग्जांपल से थोड़ा समझ आ जाए। ये भी एक असेंबलर डायरेक्टिव है, मैंने लिखा .org, ठीक, और मैंने कहा 0x0000। उसके बाद लेट्स से कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस की, लेट्स से कि मैंने कहा LDI समथिंग, LDI समथिंग समथिंग, ठीक है, आउट समथिंग इन समथिंग। और इस पॉइंट पे मैं आके कहता हूँ कि मैं कहता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको मैं कलर मुझे चाहिए कि मैं चेंज कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। Let me just make this a different color. So let's say I do this thing, ठीक है। तो मैं ये डिफरेंट कलर क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये जो है, और यहाँ पे मैंने डॉट डाला और मैंने कहा कि डॉट नहीं, सॉरी, यहाँ मैंने किया लेबल, या लेबल किया या टैग कर लें, कुछ भी कर लें। लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ लूप, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉलन डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर कोई कोड लिखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ब्रांच, ठीक है, सम काइंड ऑफ ब्रांचिंग वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये जो दो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं और ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब ये चीज़ असेंबल होगी इनटू हेक्स कोड, ठीक है, जब मैं हेक्स प्रोड्यूस करूंगा तो हेक्स के अंदर ना ये होगा ना ही ये होगा, ठीक है। लेकिन इनका इफेक्ट क्या होगा, इनका इफेक्ट ये होगा कि बाय वर्च्यू ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपके आसानी के लिए कर लेता हूँ कि ये R16 में कुछ मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं LDI R18 में कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, आपके आसानी के लिए 1 2 3 4। तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस .org एंड दिस आर्ग्यूमेंट, इट विल मेक श्योर कि मैं या LDI R16 वाला कोड का जो इक्विवेलेंट हेक्स है वो यहाँ पे होगा, LDI R18 वाला यहाँ पे होगा, कुछ जो मैं आउट कर रहा हूँ वो यहाँ पे होगा, जो मैं इन कर रहा हूँ जो यहाँ पे होगा। और मजे की बात यह है कि जो मैं ब्रांच कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ब्रांच में, या लेट्स से कि मैं इसको काट देता हूँ, मैं कहता हूँ जंप,
टू लूप। अब ये जंप तो कमांड है, बल्कि मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ कि जंप JMP, ताकि आपको पता हो कि ये ISA का हिस्सा है, और उसके बाद मैं कहता हूँ लूप। ठीक है, तो आपको ये कोड तो नजर आ रहा है ना कि ये क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि अनकंडीशनल जंप टू दिस लोकेशन। नाउ बेसिकली क्या होगा कि जिस जगह पे मेरा ये जंप की इंस्ट्रक्शन है, जहां पे भी आएगी, फर्ज करें कि इस जगह पे कहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा, सिंपली ये करेगा कि लिख देगा JMP, मतलब इसका इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एड्रेस, ठीक है, दिस एड्रेस। ठीक है, लेट्स से कि आसानी के लिए 1 2 3 4, तो लेट्स से कि दिस इज 0x000004। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन थी, ये आपके कोड में तो मौजूद थी, ये आपके कोड में तो मौजूद थी, लेकिन आपके हेक्स में मौजूद नहीं थी। कोड में मौजूद है, हेक्स में मौजूद नहीं है। हेक्स के अंदर क्या होगा कि इंस्टेड यहाँ पे ये एड्रेस होगा। ठीक, ये बात समझ आ रही है? जिसको समझ नहीं आ रही वो भी प्लीज मुझे पॉइंट आउट करें, और अगर समझ आ रही है तो 2-3 स्टूडेंट एटलीस्ट मुझे एक्नॉलेज करेंगे कि समझ आ रही है। यस सर, आ रही है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, मेहर दिल को भी समझ आ रही है, तकलैन को नहीं समझ आ रही, और साजिद को समझ यस सर, नहीं आ रही। समझ आ समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डिवाइड है ना बिटवीन इंस्ट्रक्शंस, जो कि फॉर योर असेंबलर हैं और जो कि आपके एक्चुअल कोड है। ठीक है, तो हम उसको थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन है। दीज आर सम कमांड्स फॉर द यूज ऑफ द असेंबलर एंड नॉट द कंट्रोलर। सम एग्जांपल्स आर .org, लोकेशन इन एनी मेमोरी, .include, ये आप इस्तेमाल कर चुके हैं, .eq and .set, ठीक है, कांस्टेंट डेफिनेशंस के लिए। द वैल्यू ऑफ .set कैन बी रीअसाइंड व्हाइल दैट ऑफ द .eq कैन नॉट बी, यानी .eq जो है, जिसको आप कोई कांस्टेंट असाइन कर देंगे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अक्सर अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं .def में। ठीक है, मैं भी इसको मिसाल देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि सब्स्टिट्यूटिंग अ नेम फॉर अ रजिस्टर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो है वो, आप फर्ज करें कोई रजिस्टर ले लें। ठीक है, लेट्स से कि आप कहते हैं कि पोर्ट बी ले लें। ठीक है, और आपने क्या किया हुआ है कि पोर्ट बी जो है वो आपने लेट्स से LEDs के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और आपने पिन बी जो है वो बटन्स के साथ, पिन सी रादर कर लें या पिन डी कर लें, पिन डी को आपने बटन्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लेट्स से, तो हो सकता है कि आप हर जगह पोर्ट बी पिन डी इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप कर रहे हो आउट कर रहे हो पोर्ट बी पे, इन ले रहे हो पिन डी से। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जो ये नाम है, ये जो नेम्स हैं, इनको मीनिंगफुल सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। तो आप कर सकते हैं ये डेफ इस्तेमाल करके कि मैंने जो है फॉर माय प्रोग्राम, जहां पे भी मैं लिख रहा हूँ, बाय द वे ये आपकी कोडिंग के लिए फायदेमंद है। आपका जो असेंबली का जो एक्चुअल कोड और अदर हेक्स कोड होगा वो उसमें पोर्ट बी होगा, लेकिन आप हर जगह कह सकते हैं कि यार मैं पोर्ट बी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं LED इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं पिन डी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं बटन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं .def के साथ। और ये अगेन ईज ऑफ रीडिंग योर कोड है, सब्स्टिट्यूटिंग अ नेम फॉर अ रजिस्टर। आप आर किसी जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ भी कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कर चुके हैं, और हम मजीद बना भी सकते हैं, ये है मैक्रोस। ठीक है, अगेन मैक्रोस जो है असेंबलर डायरेक्टर्स हैं for sure, लेकिन ये आपको कोडिंग में आसानी देते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बल्कि आपने 3 to 8p, ठीक है, डेफ टेम्प, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले कोड में मैं R16 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, टेम्प भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मीनिंग अगर मैं ये कहूँ ना LDI टेम्प
तो ये किस कोड के इक्विवेलेंट है, कौन बताएगा? इसका इक्विवेलेंट कोड क्या है? सर LDI R16 ठीक है, 0x F1। बिल्कुल ठीक, ये ठीक है। तो इसी तरह से हमने R17 में उसको कर दिया। यहाँ पे आप देखें कि मैंने वैल्यूज असाइन कर दी हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू एन LDI temp कॉमा काउंटर। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि जो LDI की कमांड है, LDI की जो कमांड है, इट इज ऑलवेज टेकिंग ए registered and it is taking a constant। तो वो रियलिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। जो आपका LDI की कमांड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वही आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। ऑल आई हैव डन इज कि आई हैव रिप्लेस्ड एन एक्चुअल कांस्टेंट विद ए कांस्टेंट नेम, ठीक है। इसको आप कांस्टेंट कह सकते हैं, इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन इसको हम वैल्यूज रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं आपको बता भी दूंगा, इसको जरा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। So we are ignoring this for a minute. ये CSEG जो है, ये है कोड सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या होती है? डिफॉल्ट सेटिंग होती है। आपका जो असेंबलर है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है ना, वो कोड सेगमेंट की है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आप कोड लिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि जो भी आप कोड लिख रहे हैं, इट इज गोइंग फॉर, इट इज डेस्टिन्ड फॉर रादर द प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। यानी आप इसको गारंटी कर रहे हैं कि ये मेरा जो डेटा है ये प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा, जो मैंने लिखा है कोड ये प्रोग्राम मेमोरी में लिखा जाएगा। और ये किस तरह होगा कि अगर मैं यहाँ पे डॉट CSEG लिख के डॉट ऑर्ग कोई लोकेशन बताता हूँ, तो अब जो भी मैं कोड लिखूंगा वो प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा। लेकिन फर्ज करें किसी पॉइंट पे मैं अगर डॉट DSEG लिख देता हूँ और फिर डॉट ऑर्ग कर देता हूँ, अब मैं जो कुछ भी तहरीर करूंगा ये पता कहाँ जाएगा? किसी को आइडिया कहाँ जाएगा? डाटा मेमोरी में, डेटा मेमोरी में, डेटा सेगमेंट, ठीक है। और बेसिकली आपके मेन मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो अब फर्ज करेंगे मैं बीच में कुछ डेटा उधर लिखता हूं, तो मुझे फिर दोबारा से ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर बाकी का कोड मैंने किसी पॉइंट पे मैं चाहता हूं कि वो वहां जाए, ठीक है। इसमें एक चीज जो मिसिंग है, ये आपको सबको नजर आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें एक जो चीज मिसिंग है वो है डॉट ESEG। आपके कैन एनीबॉडी गेस वेयर दिस गोस? EEPROM, EEPROM में, एग्जैक्टली। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि EEPROM में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोड ऐसा हो सकता है कि आपने किया डॉट CSEG डॉट ORG, कुछ कोड लिखा, ये सारा क्या है? कोड है। फिर आपने किसी पॉइंट पे फर्ज करा, वैसे तो आप आखिर में भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप इस जगह कहते हैं कि जी डॉट ESEG डॉट ORG और कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि अब दोबारा से मैंने कोड लिखना है, तो आप क्या करेंगे? डॉट CSEG और डॉट ORG, ठीक है। और आप लिखना शुरू करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये EEPROM में जाएगा और कोड में जाएगा, और किस जगह पे जाएगा ये डॉट ORG ये डिटरमिन करेगा कि वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। डॉट सर ये $10 ORG इज डिटरमिनिंग कि डॉलर, हम डिस्कस कर चुके हैं कि डॉलर कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद 0x, ठीक है, which means it's hexadecimal।
सवाल मिल गया, जवाब मिल गया आपको? यस सर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनफैक्ट जो मैंने अभी जिस तरह मैं करवा रहा था। अभी कोई सवाल किसी का? Does anybody have any questions? Any questions? सबको समझ आ रही है? आपकी खामोशी जो है ना वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब मेरे बार बार पूछने पे आप खामोश हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक आपको बिल्कुल समझ आ रही है। पीछे से पिछले सेशंस में, पिछले सेक्शंस में से कुछ सवाल अगर हो इससे मुतल्लिक नहीं है? सर ये रिपीट कर दें। हाँ, रिपीट करते हैं बेटा। क्या कौन सी चीज रिपीट करूं? सर ये जो आपने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेट जरा स्लो है तो वो बाद में सारा लिखा हुआ आया था, ये समलर कोई डायरेक्टिव मसला में। कोई मसला नहीं, आप जब इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको सारा सुनाई दे देगा। ठीक है? चलें सर, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं ये मुझसे ये ना कहा करें कि ये रिपीट कर दें, मतलब मुझे कुछ स्पेसिफिकली बताएं कि मुझे ये पता लगे कि आप सुन रहे थे और आप कहेंगे मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है? जहाँ तक ये है कि जी वीडियो का लैग है या कोई चीज़ है तो इंशाअल्लाह अजीज जो वीडियो है जब आप देखेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक लेजी तरीका होता है। लोग अक्सर पूरी आप लेक्चर सुना देते हैं, उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि आप मुझे कुछ बताएं कि क्या समझ नहीं आई, तो वो कहते हैं टॉपिक रिपीट कर दें। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस नीयत से कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपने उससे सवाल पूछना तो आप स्पेसिफिकली सवाल पूछें कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आई। ठीक? बहरहाल इंशाल्लाह अभी भी अगर आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आपको समझ नहीं आती तो हमारी जब क्लास होगी मैं आने के बाद पहला सवाल ये करूंगा आप लोगों से कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, तो दैट वुड बी दी एन एक्सेलेंट टाइम जिस वक्त आप वो क्वेश्चन रेज करें। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर्ड है, ये वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक? हमने बात की थी बहुत सारी चीजों की, हमने मैक्रो की बात की थी। मैक्रोज आप लोगों ने देखे होंगे, मैक्रोज पॉसिबली आपने MS ऑफिस के अंदर भी इस्तेमाल किए होंगे या किसी और लैंग्वेज में भी, बेसिक में भी, इवन के सी में भी मैक्रोज इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी को आइडिया है कि मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज नो इस्तेमाल सर। किए हुए? ठीक है, ठीक है। बेसिकली मैक्रो क्या होता है, और दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट सिनेरियोज एंड दिस इज स्पेशली ट्रू जो अभी हम AVR की असेंबली की बात कर रहे हैं। मैक्रो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई कोड रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक कुछ लाइंस ऑफ कोड है जो आप रिपीट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई मैक्रो बना सकते हैं और इंस्टेड के आप वो कोड बार बार लिखें, आप वो बार बार एक लाइन का मैक्रो जो है कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैक्रो क्या करता है कि इट रिप्लेसेस द कोड, यानी कि जब आप उसको असेंबल करेंगे तो वो आपके कोड को रिप्लेस कर देगा सिंपली। ठीक है? इट्स नॉट अ फंक्शन कॉल, इट्स नॉट लाइक अ सर कॉल। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ जाएगी। ठीक है? फिर मैं आई टेक क्वेश्चंस, गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है। बहरहाल ये तो ये बता रहा है कि मैक्रो के पार्ट्स क्या होते हैं। तो एवरी मैक्रो हैज 3 पार्ट्स। हर मैक्रो के 3 हिस्से होते हैं। एक उसका स्टार्ट होता है, एक उसकी बॉडी होती है और एक उसका एंड होता है। तो ये तो आसान काम है। ये जो डॉट मैक्रो इसका स्टार्ट है और ये डॉट एंड मैक्रो इसका एंड है। ठीक है? और स्टार्ट मैक्रो में एक चीज है जिसका जिक्र नहीं किया, वो ये है ये है नेम ऑफ मैक्रो। इसको कहते हैं मैक्रो। ठीक है? तो ये क्या चीज है? मैक्रो का नाम है। मैंने इसका नाम है लोड आयो, और ये यहाँ मुझे पता लग रहा है कि मेरा मैक्रो जो है वो एंड हो गया। ठीक? इसके मैं ये कह रहा हूँ कि LDI का कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ और आउट की कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है? LDI में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आर्ग्यूमेंट, पहली आर्ग्यूमेंट क्या होती है, दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या होती है? कौन बताए, कोई बताए? रजिस्टर और कांस्टेंट। फर्स्ट रजिस्टर होता है, सेकंड वैल्यू होती है। सेकंड वैल्यू होती है या कांस्टेंट होती है? ठीक है? अच्छा जी, मैं यहाँ पे एंड का ये एक्सक्यूज मी यार, ये क्यों नहीं हो रहा?
ठीक है जी, ऐट का सिंबल। आउट में पहली और दूसरी क्या होती है? आउट में पहली आर्गुमेंट क्या होती है और दूसरी आर्गुमेंट क्या होती है? कांस्टेंट और रजिस्टर। नहीं, कांस्टेंट और रजिस्टर नहीं होता। आउट में पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है? डेस्टिनेशन रजिस्टर और सोर्स रजिस्टर। सही है, ये तो हर एक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा होगा आउट के अंदर? जनरल पर्पस रजिस्टर से आप अपने इनपुट आउटपुट रजिस्टर पे लेते हैं। नहीं, इसमें ये बताएं, ये पहली आउट है ना, ये तो डेस्टिनेशन हो गई है, ये हमें क्लियर है, और ये सोर्स हो गई। मुझे बताएं कि क्या होगा, ये सेकंड आर्गुमेंट क्या है? जनरल पर्पस। जनरल पर्पस रजिस्टर होगा सेकंड आर्गुमेंट, और फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? आईओ रजिस्टर। ठीक है, आईओ रजिस्टर। इसी तरह मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं, इन के दो आर्गुमेंट्स क्या होंगे? सर पहला आईओ रजिस्टर होगा। नहीं, पहला आईओ रजिस्टर नहीं होगा। पहला जनरल पर्पस रजिस्टर होगा और सेकंड आईओ रजिस्टर होगा। जी, पहला जनरल पर्पस रजिस्टर होगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है, और ये जो है आईओ रजिस्टर होगा। ठीक है, ये मैं फंडामेंटल्स है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि यार आप लोगों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ यार, ये मैं गौर से देखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है या इन चीज़ों का जो जवाब दे रहे हैं। ये मेरे पास एक आईओ रजिस्टर है, ये मेरे पास एक रजिस्टर फाइल है या जनरल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर है, फर्ज करें इसमें मेरी 8 पिन्स हैं। इन 8 पिन्स के साथ एसोसिएटेड जो हैं, इन 8, लेट्स से दिस इज पोर्ट बी। ठीक है, इनसे एसोसिएटेड आईओ स्पेस के अंदर मेरे पास कितने रजिस्टर हैं? बोले भाई, आप लोग यहाँ क्लास में मौजूद है ना, कितने रजिस्टर हैं इन पिन्स के साथ? 3। कौन कौन से? DDR, DDR बी, पिन पोर्ट, पिन बी, पोर्ट पिन बी। पोर्ट बी। ठीक है, अगर मैं कोई डेटा सुने, अगर मैं कोई डेटा यहां से आईओ स्पेस में दे रहा हूं, तो ये मेरा हमेशा आउट की कमांड होगी, और अगर मैं कोई डेटा यहां से इसको दे रहा हूं, तो ये हमेशा इन की कमांड होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? डायरेक्शन देख लें, ये अगर डेटा यहां से यहां जा रहा है, अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो आउट होगी। अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो इन होगा। मिसाल के तौर पे गौर से देखें, अगर मैं DDRB को कोई वैल्यू देना चाहता हूं, और याद रखिए मेरा क्या होगा, हमेशा क्या होता है, कमांड सोर्स, सॉरी डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। ठीक है, अगर मैंने DDRB में कुछ लिखना है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं DDRB की को वैल्यू असाइन करूं, तो DDRB क्या होगी, डेस्टिनेशन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे DDRB में कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो वो मैं कहां से लिखूंगा, सोर्स क्या होगी उसकी? उसकी सोर्स हमेशा कोई ना कोई रजिस्टर होगा, और कमांड में कौन सी इस्तेमाल करूंगा, कौन बताएगा? आउट। आउट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि डेटा की मूवमेंट इधर से हो रही है, गोइंग देयर। इसी तरह से अगर मैंने पोर्ट बी पे, मैं चाहता हूं कि ये जो पोर्ट बी है, इसके ऊपर मैं एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज शो करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 1 शो हो ऑन द आउटपुट। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू।
और मैं करता ये हूं कि मैं कहता हूं कि LDI R0X0F, और उसके बाद मैं कहता हूं अब मैंने क्या करना है कि पोर्ट B मेरी डेस्टिनेशन है, R16 वो वैल्यू है, और यहां पे मैं क्या करूंगा, कौन सी कमांड इस्तेमाल करूंगा, इन करूंगा कि आउट करूंगा? आउट। आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा यहां से यहां जा रहा है। ठीक है बेटा, ये चीजें मैं आपको तीसरी दफा बता रहा हूं, बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग्स। ये मेरा ख्याल है पहले दिन से मैं ये डायग्राम लेके चल रहा हूं, मैंने कहा था इस डायग्राम को याद कर लें ज़बानी। ठीक है, आप लोग सीरियस अगर नहीं लेंगे तो आपका जो है वो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट्स। अगर मैंने, अच्छा मुझे बताएं, लेट मी जस्ट सी, अच्छा अब्दुल राफे, आवाज आ रही है मेरी? माइक अनम्यूट करें अपना। जी सर। मैं चाहता हूं कि फर्ज करें कि यहाँ पे इनपुट आ रही है मेरे पास, मैं इनपुट रीड करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी इनपुट पे डेटा आ रहा है वो डेटा मैं R20 में डाल दूं। मुझे बताएंगे कि किस तरह से लिखूंगा, वो इंस्ट्रक्शन कैसे लिखूंगा? इससे पहले मुझे एक बात बताएं कि इसमें सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ, डेस्टिनेशन है R20, डेस्टिनेशन क्या है? R20। सोर्स क्या है? सर सोर्स पेन है। कौन सी? रजिस्टर का नाम बताएं जो सोर्स है, उस रजिस्टर का नाम बताएं जो सोर्स है। सर पिन बी। पिन बी सोर्स है। तो आपको पता लग गया कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, जी सर। और कमांड क्या होगी? सर इन R20 पिन बी। ठीक है, इन R20 पिन पिन बी, बी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि पिन बी से डेटा जो है वो R20 में जा रहा है। ठीक है, इन कमांड्स को देख के आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, तो उसकी नेचर आपको फौरन पता लग जानी चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस थिंग। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ठीक है, अब मुझे बताएं कि LDI के साथ हमेशा रजिस्टर है, कांस्टेंट है, आउट के साथ हमेशा पोर्ट, मतलब कोई भी IO रजिस्टर होगा, और यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, अब वहां पे आते हैं मैक्रो की तरफ। ये मेरा मैक्रो है, ये एक सिंपल सा मैक्रो है 2 लाइंस का, ये दिस इज अ 2 लाइन मैक्रो। ये इसकी स्टार्ट है, ये इसकी एंड है, और ये इसका नाम है। फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये बेसिकली क्या कह रहा है कि लोड IO जो है इसमें R20 के अंदर @1 डाल दो। ठीक है, ये एक सिंबल है आपका जो ऐड का, ये अगर नजर आ रहा हो, @1 जो है उसको R20 में डाल दो। इसका मतलब है कि @1 इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे क्या कहा है, इसने कहा है कि जो कुछ R20 में पड़ा है उसको @0 में डाल दो, जो R20 में पड़ा है उसको @0 में डाल दो। ठीक है, तो सवाल ये है कि @1 और @0 क्या है, इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, समझ आ रहा है आपको बात? तो गोइंग फॉरवर्ड, बेसिकली मेरा जो मैक्रो है ये 10 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, और हर आर्ग्यूमेंट को मैं क्योंकि 10 है तो ऐड के साथ सिग्निफाई करूंगा। तो @0 मेरी पहली आर्ग्यूमेंट होगी, @1 दूसरी, @3 तीसरी, और @9 मेरी 10वीं आर्ग्यूमेंट होगी। तो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल हाउ वी आर यूजिंग इट। ये वही कोड है जो हमने अभी लिखा था या अभी देखा था rather। ठीक है, एक मैक्रो है जिसका नाम लोड IO है। इट इज टेकिंग हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स?
It is taking 2 arguments. ठीक है? And the first argument is what? First one is IO register. And the second one is what? A constant. ठीक है? ये बस आपने याद रखना है. तो आइए देखें कि ये हम इस्तेमाल कैसे करें. हमने एक और मैक्रो कॉल की है. तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ मैक्रो कॉल. नहीं सॉरी, ये मैक्रो कॉल नहीं है, ये हम एक नया मैक्रो बना रहे हैं. एक्सक्यूज मी. तो ये हम एक नया मैक्रो बना रहे हैं. बेसिकली हम यहाँ पे एक नया मैक्रो बना रहे हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है. ठीक है? जिसका नाम है डिले. और ये जो मैक्रो है वो इस मैक्रो को कॉल कर रहा है. तो अब गौर करने कि ये कॉल क्या कर रहा है. ये नहीं सॉरी, ये कॉल नहीं कर रहा है. मैं एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूज केस. इसको हटा देते हैं. ये हमारे पास 2 डिफरेंट मैक्रोज हैं. हमने यहाँ पे यूज केस अभी, मैं इस वाले को आगे डिस्कस करता हूँ. आगे हमने डिस्कस किया ये. ठीक है, मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ. एक्सक्यूज मी. दिस इज वन मैक्रो एंड दिस इज अनदर मैक्रो. अभी मैं इस मैक्रो पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, इस वाले मैक्रो पे. ठीक है? तो इस मैक्रो पे हमारे पास, आपको याद है कि क्या था? 2 आर्ग्यूमेंट्स थे. पहली आर्ग्यूमेंट और दूसरी आर्ग्यूमेंट. उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमने इस्तेमाल कहाँ किया. ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं. इस्तेमाल ये कर रहा हूँ लोड आयो. ठीक है? तो आई एम गिविंग लोड आयो 2 आर्ग्यूमेंट्स. हमने क्या डिस्कस किया था कि इस केस में मेरा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी ए IO register and my second argument is going to be a constant and load IO is the name. तो अब गौर करें यहाँ पे क्या किया. मैं load IO इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसमें मैंने पहला आर्ग्यूमेंट DDRB दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट 0FF दिया. फिर मैंने दोबारा इस्तेमाल किया लोड IO. इसमें मैंने पहला आर्ग्यूमेंट पोर्ट B दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट 055 दिया. तो बेसिकली आप गौर करें कि ये जो है ये ब्रेकआउट हो जाएगा. ठीक है? दिस विल बिकम या एक्सपैंड इन द कोड जो कि वहां पे दिया हुआ है. तो लेट्स सी कि व्हाट दिस इज डूइंग. ये इसको हम देखते हैं. ये 2 लाइन मैक्रो था ना. तो इसका मतलब है कि जब मैं ये काम करूंगा ना, ये काम करूंगा, तो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू LDI R20. एवरीथिंग इज द सेम. अब गौर करें, ये सारा सेम है और ये सारा सेम रहेगा. और जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं वो यहां से लूंगा. ये मेरा आर्ग्यूमेंट बॉक्स है. ये मेरा आर्ग्यूमेंट बॉक्स है. ये पहली आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरी आर्ग्यूमेंट है, और ये मेरी पहली आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरी आर्ग्यूमेंट है. ठीक है? इधर ये पहली मैक्रोस फंक्शंस की तरह है. नहीं, फंक्शंस की तरह है लेकिन फंक्शंस नहीं होते. मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं होते. ठीक है? तो ये आप देखिए कि मैंने क्या किया कि LDI R20 ठीक है, कॉमा क्या था पहला, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था. यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, सेकंड आर्ग्यूमेंट वाज 0FF. ठीक है? और फिर मैंने अगला कमांड की आउट, और यहाँ पहली आर्ग्यूमेंट आएगी. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? DDRB. अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि फंक्शन क्यों नहीं है. और सेकंड आर्ग्यूमेंट तो वही है एज इट इज, R20. तो बेसिकली ये जो था ना, ये लाइन, ये जो कोड है, विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस लाइन ऑफ कोड. रिमेंबर. अच्छा, बाय द वे आपको मैं भी आता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए जो मुझे बताएगा कि जी रामेश,
बल्कि नहीं, अबू बकर यस सर। और मुझे बताएंगे कि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, ये जो ये वाला कोड है जिस तरह मैंने ये किया है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये किसके बराबर आ रहा है? इसका ये 2 लाइंस ऑफ कोड है। ये जो 1 लाइन ऑफ कोड है ना, ये 2 लाइन ऑफ कोड में तब्दील हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी? सर ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं, ये LDI R20 @1 वाली, उसके नीचे आउट वाली, इनके इक्वल होगी। नहीं तो आप बताएं ना, मैं लिखना शुरू कर दिया, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? इसके देखिए, मैं इसको इग्नोर करें, इसको भूल जाएं, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। इस वाली लाइन क्या आ जाएगा? LDI हाँ, R20 शाबाश, जबरदस्त @1। बेटा। @1 तो सिंपली कह रहा है कि सेकंड, देखो गौर करो, @1 जो है इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है? इसमें बेटा लोड आईओ में कितने अच्छा आर्ग्यूमेंट है? 2 सर आर्ग्यूमेंट्स फिर हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट। 0@555 0x55, ठीक है, 0x55। यस सर। और अगली लाइन में क्या होगा? ये 2 लाइन का है ना मैक्रो। यस सर, अगली में आउट हो जाएगा फिर। आउट होगा, और क्या होगा? आउट क्या होगा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सर 0 पोर्ट बेटा इधर बी। देखो, हाँ आपके दोस्त साथ में हेल्प कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप खुद देखें यहाँ पे, पोर्ट बी इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये देखो, ये पहला आर्ग्यूमेंट है ना, ये देखो, ये @0 है, ये @1 है, ठीक है? पोर्ट बी कॉमा R20, R20। ठीक है? यस ये सर। समझ? अच्छा अब मुझे बताएं, मैं बड़े स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, ये किसको समझ नहीं आया? थैंक यू अबू बकर, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जिसको समझ नहीं आया वो अभी टाइम है, क्या है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, अभी आपने करेंगे। स्लाइड के आखिर में आपने ये नहीं कहना मुझे दोबारा रिपीट करें, ठीक है? ये पर्टिकुलर चीज किसको समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई है? अच्छा, आप पे किसी का सवाल था कि ये, जी जी हमजा। सर मुझे ये समझ आ गई है कि मतलब जो आपने लोड आईओ को के दोबारा लिखा है 2 लाइंस के जो 2 लाइंस की जगह लोड आईओ लिखा है पोर्ट भी। लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ आ रही मैक्रो को चले बनाना भी आ गया कि मैक्रो लोड आई और एंड मैक्रो इस तरह मैक्रो बन जाते, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको हमने कॉल मतलब जब कहीं और यूज करना है तब बस ये लोड आईओ वाली लाइन लिखनी है, जब कहीं और यूज करना है हाँ, जब यूज करना है तो आपने एक लाइन लिखनी है, एक बस लाइन ये लिखनी लोड है। आईओ वाली लाइन लिख देनी है, तो वो ये दोनों जो सी लाइन है उसकी जगह इस्तेमाल हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, इसका सिंपली बस। फायदा ये है कि ये आसानी पैदा करेगा आपके लिए। जी सिंपली ठीक क्या है करेगा कि आपने अगर हर दफा ये 2 लाइनें लिखनी है ना, जी जी तो आप कह सकते हैं कि यार मैंने 2 लाइनें नहीं लिखनी। अच्छा बाय द वे, मैं इसका एक और वर्जन बना लेता हूँ, ये वाला है ना, ये देखें, ठीक है? कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये असेंबली में बार बार हमें ये क्यों करना पड़ता है। मैं एक और मैं बनाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मैक्रो, ठीक है? इसका नाम लोड आईओ रख देता हूँ, और मैं यहीं पे ये भी करता हूँ LDI, और लेट्स से कि मैं ये करता हूँ, यार ये पता नहीं ऐड लिखते हुए क्यों उसको मसला होता है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ @0, @1, out, @2, @0 एंड मैक्रो। मुझे आप बताएं कि आपको समझ आया कि ये क्या मैंने किया है? और किसको, जिन जिनको समझ नहीं आया पर्टिकुलरली, तो मुझे बता सकते हैं कि ये अगर समझ नहीं आया। सर 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा ये। 3 आर्ग्यूमेंट से मैं कह रहा हूँ जिनको समझ नहीं आया, जिन लोगों को समझ नहीं आया वो बताएं, थोड़ा टाइम बिताने के लिए। सबको समझ आ गया कि कोई बोल ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ जिनको समझ नहीं आया
वो मुझे एक्सप्लेन बताएं, बोल सकते हैं। सब खामोश बैठे हैं तो इसका मतलब है सबको समझ आ गया है। अगर सबको समझ आ गया है तो फिर कोई समझाएगा भी ना। कौन समझाएगा? हमजा आप ही समझा दें अगर आपको समझ आ गया। जी सर। हाँ सर जी, मुझे ये आवाज क्या? नहीं आ रही थी, अंदर अभी आई है। अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही। नहीं रामेश नहीं आप सर, मैं बताएं। मैसेज देखकर बता देता हूँ, थोड़ा रामेश आइडिया। आप चले आप बताएं ये क्या होगा अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। आप मुझे कोई एग्जांपल दें इसको इस्तेमाल करने की। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा, मैं लोड आयो लिखूंगा। आगे क्या लिखूंगा आपके ख्याल में? कोई भी एग्जांपल, इसमें कोई राइट और रॉन्ग एग्जांपल नहीं है। कोई भी एग्जांपल आप मुझे बताएं जो कि कंसिस्टेंट हो। पहली बात है कि मुझे एक बात बताओ हमजा, ये आर्ग्यूमेंट कितने ले रहा है? जी सर, ये मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे गौर से देखो कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है और मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के नाम बताओ हैं। आर्ग्यूमेंट्स जी। कितने आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? सर नहीं आइडिया। अच्छा, नजर क्या आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, आपको आपके हेलो ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट, अब मुझे बताएं ये हेलो आर्ग्यूमेंट है? हेलो, ये आर्ग्यूमेंट है? आपकी आवाज आ रही हेलो। है, फिक्र ना करें बेटा, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो ना करें। ये आर्ग्यूमेंट है? हेलो। बेटा आपकी आवाज आ रही है, वी कैन जी ऑल जी हियर सर, यू। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं नहीं आइडिया नहीं है, अच्छा, मुझे मुझे आपकी नहीं सिंपली, आइडिया। अच्छा जी, कौन बताएगा? हमजा फतेह, हमजा अली फतेह, यस सर। सर इसके अंदर बताएं हमारे कि पास 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट का नाम है अल्फा जीरो। गौर से सुनो राफिक, हमजा आप भी गौर से सुनिए। अल्फा जीरो एक आर्ग्यूमेंट है, अल्फा वन एक आर्ग्यूमेंट है और अल्फा टू एक आर्ग्यूमेंट है। एग्रीड? हमजा कोई बता सकते हैं, कोई कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग लोड आयो? ये सर लोड आयो और अल्फा ज़ीरो है तो हम यहाँ पे R20 शुरू में लिख देंगे और उसके बाद @1 है जो कि हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू 0xFF कर देते हैं। और ठीक है, एंड के ऊपर हमारे पास जो अल्फा 2 है वो हमारे पास आयो रजिस्टर है, तो इसको आप DDRB कर दें। ठीक है। DDRB, जबरदस्त, थैंक यू, वेरी गुड। तो ये अगर मैं ये कोड लिखूं, ये लिखने के बजाय तो मैंने एक लाइन का अपना एक सॉर्ट ऑफ कोड बना दिया जिसके अंदर मैं डायरेक्टली एक कांस्टेंट को इस रजिस्टर इस्तेमाल करते हुए इसमें डाल सकता हूँ। जो पिछला लोड आया था उसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। ये थैंक यू हमजा, आपने समझाया। इसको समझ नहीं आई? सर ये आर्गुमेंट्स की जो ऑर्डर है ये इस तरह होगा 0 1 2 या फिर डेस्टिनेशन बिल्कुल बिल्कुल सोर्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये होगा एट, इसको मैं आगे बताऊं, ये एट 0, 1, 2 all the way to 9 depending on how many arguments you have। ठीक है, सही है? Does that answer your question? यस सर। ठीक है, जबरदस्त। तो ये चीज है। कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो हम इस पे वापस आते हैं। हमारे पास एक और मैक्रो आ गया जी। मुझे बताएं कि ये जो मैक्रो है, अब हम इस मैक्रो को देख रहे हैं। जो नीचे वाला मैक्रो है, इसको देख के आपको समझ आ रहा है कि ये मैक्रो क्या कर रहा है? तो हम इस वाले मैक्रो को देख चुके हैं, अभी हम इसको नहीं देख रहे। ठीक है, हम इस मैक्रो को देख रहे हैं। सबसे पहले है कि एक मैक्रो है जिसका नाम है डिले। ठीक है, ये मैक्रो है जिसका नाम डिले है। और ये मैक्रो जो है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एट 0, एट 1। ठीक है, अब सकलैन मौजूद है? जी, सकलैन मौजूद है? मौजूद तो हैं। यस सर। सकलैन मुझे बताओ, इसको गौर से देखो।
मुझे बताओ कि ये मैक्रो कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये वाला मैक्रो कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? सर 2। ठीक है, तो मुझे बताओ कि एट 0 की टाइप क्या है और एट 1 की टाइप क्या है, और ये एलडीआई से पता लग रहा है आपको। अब एलडीआई को देख के आपको पता लग रहा है। एलडीआई में पहली आर्गुमेंट क्या होती है और दूसरी आर्गुमेंट क्या होती है? सर फर्स्ट जनरल पर्पस होती है। जबरदस्त, चलो जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, जबरदस्त हो गया, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, तो मैं जीपीआर लिख देता हूँ। और सेकंड वन क्या होती है? सर सेकंड वन कांस्टेंट होती है। जबरदस्त, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहीं पे डिले इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये लिखूं डिले R16 0xff, तो ये मैंने सही इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया? कहाँ चले गए? सर सही यूज किया। सही यूज किया, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे बताएं कि कौन बताएगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है? कौन बताएगा? सर जी बताएं, रीच फातिमा। सर जो आपने कांस्टेंट वैल्यू दी है उतने टाइम्स पे उसको डिले देता रहेगा, मतलब उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा, ब्रांच नॉट इक्वल तो तब तक वो नो ऑपरेशन करता रहेगा यहाँ पे। तो हम एक जनरल पर्पस रजिस्टर लेंगे, लेट्स से R16 R20 व्हाटएवर, उसको एक वैल्यू देंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 साइकिल जाया करेंगे और फिर हम एक और मजीद साइकिल जाया करेंगे कि उस रजिस्टर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि फर्ज करें इसकी जगह अगर मैं ये कर दूं डिक्रीमेंट R16, और फर्ज करें यहाँ मैं कर देता हूँ LDI R16 व्हाटएवर 10 कर लें, ऐसे ही है। तो ये 10 दफा जो है डिपेंडिंग ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, डिपेंडिंग ऑन अल्फा 1, इतनी दफा ये तो आर्ग्यूमेंट 1 टाइम्स 5 एक्चुअली 7 साइकिल्स हम यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे ही 7 साइकिल्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1 साइकिल लेगा, ये 1 साइकिल लेगा, ये 1 साइकिल लेगा, 1 साइकिल 1 साइकिल, और ये जो है 2 साइकिल्स लेता, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा लूप जो है ये 7 साइकिल्स लेगा, 7 साइकिल्स मल्टीप्लाई बाय एट 1, ठीक है। एट 1 की वैल्यू इस एग्जांपल में 10 है, तो ये 10 टाइम्स 7 साइकिल्स का डिले का लूप होगा। इतने साइकिल्स चलेंगे और उसमें सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा। जी डू यू एग्री अरीज? ये किसको समझ नहीं आया? सर ब्रांच 3 साइकिल्स की नहीं होती? ब्रांच 2 से 3 मेरा ख्याल है, देख लेते हैं 2 या 3। अगर 3 की होती है तो फिर ये 8 हो जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, मेरा ख्याल है कि 2 या 1 होती है, 2 या 1 से इस तरह से होती है कि जब तक ये फॉल्स होती है तो 2 होती है, जब ट्रू सॉरी जब तक ट्रू होती है तो 2 होती है, जब फॉल्स होती है तो 1 हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपैरिजन एक चेक है। लेकिन देख लेते हैं 3 की 4 अभी कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर ये इसकी वैल्यू 2 है तो फिर 7 होगी, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये 8 हो जाएगी, 8 टाइम्स एट 1, ठीक है। सबको समझ आ गया? जिसको समझ नहीं आई, राइट नाउ इज द टाइम टू आस्क मी, एंड अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, सवाल क्योंकि वो आगे आ रहा है तो मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। मुझसे सवाल पूछा गया था कि क्या ये मैक्रो है या फंक्शन है, मैक्रो और फंक्शन में फर्क क्या होता है, ठीक है, सब रूटीन है या फंक्शन। पहली बात ये मैं आपको बता दूं, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारी कहानियां तो लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा ख्याल है कि समझाने के लिए वो ये बेस्ट चीज है।
मैं यहाँ पे आपको साइड पर कर लें और यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जी जो मैक्रो है वो है असेंबलर डायरेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई कोड लिखा है और फर्ज करें कि इस कोड में मैंने लोड आईओ इस्तेमाल किया है, फिर लोड आईओ इस्तेमाल किया है, और फिर मैंने लेट्स से डिले इस्तेमाल किया, ये वाला जो भी हमने पीछे देखा है। ठीक है, जब मैं इसको असेंबलर के थ्रू पास करूंगा ठीक है, और ये क्या है, मेरा असेंबली कोड है, और मैं प्रोड्यूस क्या कर रहा हूं, मशीन कोड। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन, इसकी एक लाइन ये, ठीक है, इसकी एक लाइन, इसकी एक लाइन, इसकी एक लाइन, और ये जो है फर्ज करें कि बीच में, ठीक है, तो ये जो है इसकी दो लाइंस, ये एक्सपैंड हो जाएगा सिंपली, और ये जो है एक लाइन की बजाय दो लाइन, और ये डिले जो है, अगर हम देखें डिले जो है क्या था, एक डिले कितने लाइन का कोड था, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड है। ठीक, तो यहाँ पे डिले की जगह मैं अगर कोई कलर ले लूँ ऑरेंज, ठीक है, तो डिले की जगह यहाँ पे एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी शक्ल है ये मशीन कोड है, इसको आप बर्न करेंगे तो ये आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये चीज होगी, एक्सपैंडेड कोड होगा। यहां तक क्लियर? यस सर। जो आपकी फंक्शन कॉल है, लेट्स से मैं कहता हूं कॉल है आई कॉल, या कॉल आई मेरा ख्याल है कॉल की जितनी भी वेरिएशंस है, आर कॉल, आई कॉल, ठीक है, आर कॉल, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ISA। ठीक है, तो फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ जिसमें लाइन ऑफ कोड है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉल फंक। ठीक है, और यहाँ पे कहीं फंक जो है वो पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे उसकी RET है। ठीक है, ये मेरा असेंबली कोड है। जब मैं उसका मशीन कोड प्रोड्यूस करूंगा तो मशीन कोड में लाइक फॉर लाइक सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, इवन कि यहाँ पे भी कॉल फंक का इक्विवेलेंट इन मशीन कोड, यहाँ पे फंक की जगह क्या होगा एक्चुअली, अगर फंक जो है इसका एड्रेस है 0x0BA5, तो ये क्या हो जाएगा 0x0BA5। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे इस लोकेशन पे इसका कोड होगा, इधर इसका RET होगा। ठीक है, और ये क्या होगा कि रन टाइम पे बाकायदा जब ये कॉल होगा तो ये वाला एड्रेस जो है ये कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर सेव होगा, ये इधर जंप करेगा, कोड जो है वो इधर से जंप करके इधर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब RET होगा तो यहाँ से जंप करके वापस इधर आएगा। कैसे आएगा कि स्टैक में से उसको इसका एड्रेस पता लग जाएगा। तो ये रन टाइम पे इसकी रन टाइम ऐसी होगी, तो कॉल आपको रन टाइम पे नजर आएगा, जो मैक्रो है वो आपको रन टाइम पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपको समझ आई कि कॉल में और उसमें क्या फर्क है, मैं मतलब कि फंक्शन में और मैक्रो में, स्पेशली ओरिजिनली सवाल किस। ठीक है, तो अब ये तो आगे कहानियां हैं। कहानी क्या है कि जी मैक्रोज इंक्रीज द साइज ऑफ द कोड एवरी टाइम दे आर यूज्ड, ऑब्वियसली। अच्छा, क्योंकि बेसिकली आपने डिले में क्या किया था, डिले में आपका 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों का कोड था,
तो जिन अगर आप 10 जगह डिले का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो 7 लाइन का कोड वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इससे साइज ऑफ कोड को फर्क नहीं पड़ता, एंड स्पेस की क्या नाम है, स्टैक का इस्तेमाल मैक्रो नहीं करता, सब रूटीन स्टैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं लिखी हुई वो ये है कि जो मैक्रो है ये आपका असेंबलर डायरेक्टिव है, ठीक है, और ये असेंबली के टाइम इस्तेमाल होता है, और ये सब रूटीन्स जो है ये आपकी आईएसए का हिस्सा है, ये रियल टाइम में एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, ये मेन चीज है। इंक्लूड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और मजे की बात है कि जब आपने इंक्लूड किया था ना, जिस तरह इंक्लूड किया था आपने M328P def .inc, ठीक है, इस फाइल के अंदर बहुत सारे मैक्रोज मौजूद हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वहां से। तो वो जो मैक्रो मौजूद है इंक्लूड हुई फाइल में, आपने ये इंक्लूड किया ना, ये वाला, फर्ज करें इसके अंदर 3 मैक्रोस थे, आपने तीन मैक्रो इस्तेमाल किए, तो वो सिंपली क्या करेगा कि इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे देखेगा कि ये पहला मैक्रो, फर्ज करें कि आपका लोड आईओ और डिले इसके अंदर है, इमेजिन करें, तो जब आप असेंबल करेंगे तो वो वहां से देखेगा कि अच्छा ये 3 लाइन का जो है लोड आईओ जो है वो 2 लाइन ऑफ कोड है, और डिले जो है ये 7 लाइन ऑफ कोड है। वो उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइल से जो आपने इंक्लूड की है, और वो जितनी दफा आपने इस्तेमाल की होगी उतनी दफा वो एक्सपैंड कर देगा। ठीक है, तो आप अपना भी मैक्रो इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अपना मैक्रो आप बनाएं, एक फाइल जिसके अंदर मैक्रो हो और आप उस पर मैक्रोज इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये जनरली आपके लिए है लिस्ट मैक 12 असेंबलर में। आप देख सकते हैं कि आपको इस फॉर्म में, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, या बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, अगर आपने करना हो तो मुझसे कवर कर लीजिएगा, मैं लिस्ट मैक को कवर नहीं कर रहा। जो अभी हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, मैं एक चीज कवर करना चाह रहा हूँ, वो ये है, ये देखें कि जो हम कहते हैं ना कि एक प्रोग्राम कितनी देर लेती है, तो अक्सर इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल ले रही हैं। अगर आप गौर करें कि जो आपकी जंप है वो 3 ले रही है, जिस तरह से अरीज ने पॉइंट आउट किया था, विच इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन हम अगर और ब्रांचिंग हमारी कंडीशनल अगर जंप है, हमने पीछे कंडीशनल जंप इस्तेमाल करे थे इस एग्जांपल में ना, हाँ जी कंडीशनल जंप थी, BRNE रीच, दिस टेक्स, कंडीशनल जंप टेक्स 2 साइकिल्स और 1 साइकिल। ठीक है, तो कंडीशन मेरा इनफैक्ट मेरा सही था। ठीक है, तो अगर आपके पास कंडीशनल जंप है तो इट विल टेक ईदर 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल और 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल। अगर आप अनकंडीशनल जंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 3 साइकिल्स लेगी। अगर आप कॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 4 साइकिल लेगी। ठीक है, और मेरा ख्याल है जो RET है वो भी 3 लेती है। ठीक, तो आप अपने कोड का टाइम निकाल सकते हैं कि हाउ मच इट इज टाइम इट इज टेकिंग। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसने कहा है कि प्रोग्राम टाइम कितना लेगा। अब ये जो टाइम पूछ रहा है ये रियल टाइम है। ठीक है, तो रियल टाइम है तो इसलिए हमने ये देखा है कि मशीन जो है, गौर से देखें, वो 1 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका एक साइकिल जो है वो 1 माइक्रो सेकंड का होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई एक इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल ले रहा है तो वो 1 × 1 माइक्रो सेकंड ले रहा है। अगर 1 ले रहा है तो 1 × 1 माइक्रो सेकंड, 1 तो 1 × 1 माइक्रो सेकंड, 3 तो 3 माइक्रो सेकंड, 4 तो 4 माइक्रो सेकंड, और 2 तो 2 माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर ये इंफॉर्मेशन पता हो, आपको क्या पता हो कि मेरी हर इंस्ट्रक्शन कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लेती है, और अगर आपको ये पता हो कि आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है,
ठीक है, अगर आपको अपनी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको एक साइकिल का टाइम पता है, ठीक है। जब आपको टी पता है और आपको टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पता है, ठीक है, इस टोटल नंबर को आप मल्टीप्लाई जब कर देंगे टी के साथ तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो आई होप कि दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, ठीक है। RET बाय द वे 4 साइकिल्स ले रहा है, ये देख लें। ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, एक यहाँ पे हम मैक्रो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग ए फंक्शन, वी आर यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम है डिले। तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, हम सिंपली करेंगे ये कॉल, ठीक है। जब भी हम डिले कॉल करेंगे तो ये जंप करके इधर आएगा, ये कॉल भी 4 साइकिल लेगी एक दफा, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो इस ऑपरेशन ने 1 साइकिल लेना है, इसने 1 लेना है, इसने 1 लेना है, इसने 1 लेना है, इसने 2 लेने, ठीक है। अब गौर करें कि ये कितनी दफा चलेगा, 255 टाइम्स चलेगा ना। तो ये एक है, गौर करें, ये 255, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको देख लें। तो जब भी मैं करूंगा ये काम, जब भी मैं करूंगा किसी जगह पे इन माय कोड, इफ आई डू लाइक अ कॉल डिले वेयर डिले हैपेंस टू बी दिस फंक्शन, तो मैं एक दफा तो ये रन करूंगा, इसकी वैल्यू है 255। तो इसका मतलब है कि जो ये कोड है ये 255 टाइप आइटरेट करेगा, ठीक है। तो 256 टाइम्स करेगा, ठीक, 256 टाइम्स। तो ये क्या होगा, 1 2 3 और 4, एक सेकंड में देख लेंगे तो मैं, हाँ नहीं 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये चलेगा 256 इंटू 5 -1। किसी को पता है कि -1 क्यों है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी सो ये 255 टाइम्स 5 होगा ना, क्योंकि अगर 256 टाइम्स पे तो ये 1 हो जाएगा, नहीं false हो 256, जाएगा। ये देख लेना मैं -1 क्यों कर दिया, और से देखें। ये एक्चुअली चलेगा 256 टाइम्स, 256 टाइम्स 0 पे 1, सही है, ये चलेगा 250, अब बात सही, ये चलेगा 255 टाइम्स -1 ये होगा, 0 पे तो ये वो हो जाएगा, लेकिन नहीं ये चलेगा 256 टाइम्स। पूछे क्यों? ये 256 टाइम इसलिए चलेगा कि जो इस जगह जाके डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 256 दफा चलेगा ना, ये 0th टाइम भी चलेगा ये देखिए 255 के लिए भी चलेगा, 254 के लिए भी चलेगा, 1 के लिए भी चलेगा और 0 के लिए भी चलेगा। यहाँ पे ये 0th साइकिल है, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जंप कर जाएगा, ठीक है। होगा ये कि ये 256 आइटरेशंस में ये 5 साइकिल लेगा, बल्कि मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। ये 255 आइटरेशंस में 5 साइकिल लेगा और एक आइटरेशन में ये 4 साइकिल लेगा, ठीक है, जो आखिरी आइटरेशन होगी। इसलिए मैंने इसको किया है 256 मल्टीप्लाई बाय 5 -1, ठीक है। तो ये -1 बेसिकली बता रहा है कि ये आखिरी जो साइकिल होगी उसमें ये BRNE जो है वो 2 के बजाय 1 लेगा।
सर अगर आखिरी साइकिल का हमने टाइम 4 सेपरेट कर दिया तो फिर -1 क्यों किया है? मैंने ये कहा है कि आप या तो इन दोनों को ऐड कर लें या ये कर लें। इसको अगर ऐड करें या ये करें एक ही चीज़ है, इसको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए। आप इसको मैच करके देखें कि 255 इंटू 5 प्लस 4 की वैल्यू क्या आती है, या 256 इंटू 5 माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है। तो इन दोनों की वैल्यू जो है, अगर मैं इसको ऐड कर लूँ, इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, मैंने सिंपली ये किया है कि मैंने अज्यूम किया है कि 256 साइकिल्स हैं जो जिनमें एक साइकिल 2 साइकिल, लेकिन एक्चुअली आखिरी वाले का मैंने एक साइकिल माइनस कर दिया, क्योंकि सिर्फ आखिरी वाला जो है उसमें 2 के बजाय 1 चलेगा ना। समझ आइए आपको बात? यस सर। समझ आइए, अगर नहीं समझ आइए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। समझ आइए आगे? यस सर, आ गई है। ज्यादा 255 टाइम्स वो सॉरी चलेगा 255 टाइम्स, और फिर उसके बाद हमने उस पे -1 करना, नॉट 256, 255। ठीक, और आखिर में हमारा जो है वो ये होगा। एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल डिले टाइम होगा, इसमें हमने 4 भी ऐड किया जा सकता है, आर्ग्यूबली इसमें 4 ऐड कर सकते हैं। वो कौन सा 4 ऐड करेंगे आपके ख्याल में? हमें करना चाहिए उसूली तौर पर। रिटर्न आरईटी नहीं, आरईटी तो हमने यहाँ किया हुआ है ना। एक्चुअली मेरा कॉल जो है ना, कॉल जब मैंने किया था ना कॉल डिले, तो कॉल भी तो मेरा 4 साइकिल्स ले रहा है। बस बार ये तो सवाल आपसे पूछा गया था कि ये डिले का फंक्शन कितना डिले करेगा, लेकिन अगर आप गौर करें, मैं पीछे जाऊं तो हमने कहाँ डिस्कस किया था, ये देखिए, ये जो कॉल इटसेल्फ है ये भी 4 लेगा ना साइकिल, तो 4 साइकिल ये भी ले लेता है बहरहाल। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये कितना ले रहा है, तो ये है इसका, इट वाज नॉट 256, इट वाज 255 साइकिल्स। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये 255 है। ठीक, बहरहाल ये आपकी मर्जी है कि इसको आप ऐड करें या ना करें, लेकिन ये जो ब्रेक डाउन है, ये इस चीज की ब्रेक डाउन ठीक है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ख्याल है। वी आर अबव टाइम। आपके साथ मैंने ये शेयर कराया हुआ है, इसको आप एक नजर मार लीजिएगा। एक सवाल है जो एक्चुअली आया था क्विज, ये शक्ल है क्विज की जिस शक्ल में वो आया था, और ये एक फ्लो चार्ट है, ये उसका प्रोग्राम है। मेरे ख्याल ये एक वेरिएशन है, एक दूसरी वेरिएशन है। आप इसको देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज सर फील फ्री। जी जी, सवाल। सर पिछले हफ्ते ये लेक्चर आपने अपलोड नहीं किया? मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो आपको उस पर हमारा ऑनलाइन लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, और एक वो लेक्चर जो मैंने क्लास में लिया था, ऐसे ही है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई मसला आ गया था, वो मैं आज दोबारा रिकॉर्ड करके और वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज ही सही है कर सर। दूंगा कुछ घंटों में। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा। आप एक काम करें कि मैं ना ये वीडियो भी अभी अपलोड कर देता हूँ, आपको यूट्यूब पे कर दूंगा साथ में। आप उसको सब्सक्राइब कर दें या कुछ कर दें, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको पता लग जाएगा फोन पे। ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, मैं आपको अभी अपलोड करता हूँ ये वाली, जब जैसी फारिग होती है। और जो मैंने पिछले लेक्चर्स थे ना, जो लास्ट वीक के, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सोचो। तो एनी क्वेश्चंस क्लास? समझ आ रही है? पेस सही है? कोई कॉन्फिडेंस बन रहा है आपका? यस सर, बन रहा है। ठीक है, चलें। थैंक यू। आई थिंक दिस इज लास्ट। हम लोग 1 घंटा 20 मिनट मूव कर चुके हैं। ठीक है जी, थैंक यू क्लास।